नमस्कार। आशा करते हैं सब अच्छे से हैं। विनायक एकेडमी के आज इस और एक न्यू वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और चलिए आज का ये जो नया वीडियो जो आज लेके आए हैं, इसमें कुछ और आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। और उसके बारे में बहुत सारा नया चीज हम लोग सीखेंगे जो एकदम स्टॉक मार्केट में आप लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और इसको ज़रूर आप लोग देखिए और पूरा देखिए। और उसके बाद जब इसको कंप्लीट कीजिएगा तो बहुत सारा नया चीज़ आप लोगों को और जानने को मिलेगा। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग स्पेशली डिस्कशन करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ, ठीक है। ईटीएफ मीन्स आपका फुल फॉर्म इसका होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये ईटीएफ क्या है। जनरली हम लोग जितने भी हैं स्टॉक मार्केट में जब भी आते हैं तो हम लोग या तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है या खबर मिलता है, या फिर डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस इसके बारे में डायरेक्ट जानकारी मिलता है और उसमें डायरेक्ट अपना हाथ लगाते हैं। और जनरली क्या होता है कि वहाँ पे विदाउट नॉलेज काम करने से आपका हाथ बहुत ज़्यादा जलता भी है। हाथ जलना मतलब आपका कैपिटल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस होने का चांसेस वहाँ पे रहता है। तो ये ईटीएफ जो है, ईटीएफ भी एक आपका इन्वेस्टमेंट का एक टूल है, इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है जहां पे हर कोई इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा ग्रोथ, एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई भी आप लोगों को डिटेल्स में बताता नहीं है, या इसके बारे में उतना ज्यादा अवेयरनेस जनरल जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के पास रहता नहीं है। तो मैंने भी ये सोचा कि ईटीएफ के बारे में एक डिटेल्सली एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ईटीएफ क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें क्या डिफरेंशियल्स हैं, और क्या क्या ईटीएफ्स है जिसमें हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना कैपिटल जो है कैपिटल को सेफ एंड सिक्योर रख के उसको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ वहां पे हम लोग जनरेट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग इस सेशन में डिटेल्सली हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि ईटीएफ क्या है। व्हाट इज एन ईटीएफ, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईटीएफ, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को अब मालूम है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सिंपली इसमें क्या है, ए बास्केट ऑफ स्टॉक्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट। मतलब ईटीएफ जो है, ईटीएफ में आपका एक बास्केट रहता है स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के एक बास्केट बनाया जाता है और एक ईटीएफ वहां पे दिया जाता है, ठीक है। ईटीएफ का एक नाम वहां पे दिया जाता है। सिंपली इसको हम लोग एक जो मिनी पोर्टफोलियो है, मिनी पोर्टफोलियो हम लोग इसको कह सकते हैं, जहां पे कि 50 से 500 कंपनीज आप एक जगह में एक वन ट्रेड में आप वहां पे डील करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो बिगिनर्स हैं या जो कुछ दिनों से मार्केट में हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स खरीद के अपना पोर्टफोलियो में वो रखते हैं। जैसे बहुत सारे आप रिलायंस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, अपोलो ले लीजिए, ठीक है, एशियन पेंट्स ले लीजिए। तो इस तरह का अपना पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स वहां पे ऐड करते रहते हैं। सिंगल सिंगल स्टॉक्स रहते हैं, अलग अलग सेक्टर के वो रहते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक ईटीएफ में भी क्या होता है, एक ईटीएफ में बहुत सारे स्टॉक्स, मिनिमम आप पकड़ के चलिए 50, मैक्सिमम 500 या उससे भी ज्यादा आपका हो सकता है, ठीक है। तो उसमें एक ईटीएफ आप वहां पे बाय कर रहे हैं, मीन्स वहां पे क्या होता है, आप 50 से 500 कंपनी में आपका वो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। ईटीएफ में क्या होता है, इसमें डेली लिक्विडिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल रहता है पूरा दिन। जो इक्विटी मार्केट का जो टाइमिंग है, जैसे आपका 9:15 में ओपन होता है और आपका 3:30 में क्लोज होता है, तो ये 9:15 से लेकर 3:30 तक आप एनी टाइम कोई भी ईटीएफ को आप बाय कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। एनी टाइम लिक्विडिटी ये आपका अवेलेबल रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ईटीएफ में, कि ये अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मीन्स आप यहाँ पे 100, 200, 500 रुपया से भी
अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जनरली ये सुनने को मिलता होगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो बड़े बड़े जो कैपिटल लेके आते हैं उन लोगों के लिए ही है। ऐसा बात कतई नहीं है, ये एक र्यूमर्स है। और इसको जान के रखिए कि अगर आप ईटीएफ के जरिए से आते हैं तो यहाँ पे 10 रुपये का भी ईटीएफ है, 20 रुपये का भी ईटीएफ है, और 50, 100, 200, 500 रुपये का भी ईटीएफ है। ईटीएफ का आविष्कार ही इसलिए किया गया है ताकि जनरल जो पब्लिक है, जो बहुत बड़े कैपिटल जिनके पास नहीं है, जिनको मंथली हो सकता है 5, 10, 20, 25 हजार रुपये का अर्निंग हो रहा है, वहां से वो एक छोटा पोर्शन निकाल के, हो सकता है 200, 500, 1000, 2000 रुपया निकाल के ईटीएफ के जरिए से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अब निफ्टी 50 का जो है एक ईटीएफ है, निफ्टी 50 का, निफ्टी बीज उसको कहा जाता है। और निफ्टी बीज का आज एक यूनिट का जो प्राइस है, एक शेयर का जो प्राइस है, उसका प्राइस लगभग 280 से 290 रुपये आपका चल रहा है। आज ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं 31 जनवरी को बना रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको ये रेट बता रहा हूँ। ठीक है, 31 जनवरी 2026। ठीक है। तो सिंपली क्या है कि 280 290 रुपया में आप जो यहाँ पे एक निफ्टी 20 का ईटीएफ आप परचेस करते हैं, आपका चाहे कोई भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं, इंडियन ब्रोकर, आप चाहे जीरोदा हो, एंजल हो, ठीक है, नोवामा हो, ग्रो हो, कोई भी ब्रोकर है वहां पे आपको ये निफ्टी 20 का ईटीएफ आपको मिल जाएगा। अब जब आप ये निफ्टी 20 का ईटीएफ में 280 रुपीज या 290 रुपीज देके आप एक यूनिट परचेस कर रहे हैं, एक यूनिट जब आप उसका परचेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि आप निफ्टी 50, जो निफ्टी 50 हम लोग का इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है, एनएससी, एनएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। और इसमें इंडिया का टॉप मोस्ट जो 50 कंपनीज है, वो 50 कंपनीज इस आपका इंडेक्स में लिस्टेड है, इस इंडेक्स के अंडर में, जिसमें आपका रिलायंस, टीसीएस, एशियन पेंट्स, उसके बाद आपका बीपीसीएल बोलिए, बहुत सारे 50 कंपनीज में मैक्सिमम जो टॉप मोस्ट जो कंपनीज हैं वो सारे कंपनी है। और ऑलमोस्ट हर सेक्टर के कंपनीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक सेक्टर का, वो 50 जो कंपनी निफ्टी 50 में है वो कोई एक सेक्टर से नहीं है, अलग अलग सेक्टर से, फार्मा से भी है, रियल एस्टेट से भी है, ठीक है, बैंकिंग से भी है। इस तरह से बहुत तरह का जो सेक्टर है वो सेक्टर में आपका स्टॉक वहां पे लिस्टेड है। तो ये 286 रुपया जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, 286 या 290, 280 रुपया जो आप एक यूनिट के लिए दे रहे हैं, ये आपका 50 कंपनी जो है, ये 50 कंपनी में आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। 50 कंपनीज में ये 280 रुपया या 290 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो सिंपली क्या है कि आपका 280 रुपये, अगर आप निफ्टी 50 का एक एक स्टॉक अगर आप खरीदने जाएंगे, निफ्टी 50 का एक एक स्टॉक अगर आप खरीदने जाएंगे, तो वहां पे मिनिमम आपको 1 से 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, मिनिमम। क्योंकि एक एक स्टॉक, जैसे मारुति का आप प्राइस देखिएगा 10,000 12,000 चल रहा है, अल्ट्राटेक का प्राइस देखिएगा 10,000 12,000 16,000 चल रहा है। आप हीरो मोटोकॉर्प का अगर आप देखिएगा तो उसका 9,000 रुपया चल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखिएगा तो उसका लगभग 3,500 4,000 का चल रहा है। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स का देखिएगा उसका 6 से 7 हजार रुपया चल रहा है एक शेयर का। जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी नए नए जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के पास उतना फंड अवेलेबल नहीं रहता है कि वो एक एक शेयर भी, एक पहली बात तो कि एक शेयर खरीदने का इच्छा होता नहीं है कि एक शेयर खरीद के क्या करेंगे, कम से कम 10, 20, 50, 100 शेयर होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तब जगह अच्छा लगता, पोर्टफोलियो भी अच्छा लगता देखने में। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, अवॉइड कर देते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। तो उसका एक तोड़ क्या है कि आप डायरेक्ट निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है, निफ्टी 20 का ईटीएफ में आप डायरेक्टली एक यूनिट भी अगर आप परचेस वहां पे कर लेते हैं, मतलब जो 1.5 लाख रुपया का जो इन्वेस्टमेंट आपका वहां पे होना था, वो आप 280 रुपया 300 में वो इन्वेस्टमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये 280 से 300 रुपया जो है, ये आपका प्रत्येक जो स्टॉक है, प्रत्येक स्टॉक में एक वहां पे एलोकेशन होता है। कोई स्टॉक में आपका 10% गया है, कोई स्टॉक में आपका 5% गया है, कोई स्टॉक में 1%, 2%, 3%, इस तरह करके वो पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो गया। मीन्स 280, 290 या 300 रुपया, वो आपका टोटल जो 50 कंपनीज है वो 50 कंपनीज में आपका इन्वेस्ट हो गया। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जब इंडिया का ग्रोथ होगा, ओवरऑल जब निफ्टी 50 का इंडेक्स ग्रोथ करेगा,
साथ ही साथ आपका जो फंड है, आपका जो ये 280 रुपया का जो यूनिट प्राइस है, ये भी धीरे धीरे आपका कहाँ पे जाएगा, हो सकता है 300 गया, 300 से 400 जाएगा, 400 से 500 जाएगा। एक टाइम ड्यूरेशन में ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम लोग आज के डेट में इमर्जिंग कंट्री हैं, और हम लोगों के पास अभी ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा अवेलेबल है। निफ्टी जब आपका कोरोना के समय में 7,600 में था, 7,600 7,700 से निफ्टी आज के डेट में लगभग लगभग 25,000 26,000 के पास ट्रेड कर रहा है। 3.5 गुना 4 गुना के आसपास आ चुका है। तो आने वाले 5 साल 10 साल में निफ्टी, कोई मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि निफ्टी यहां से 30,000 35,000 40,000 या 50,000 जाके न टच करे। ठीक है, तो जब निफ्टी वहां पे टच करेगा, तो आपका ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा 200 400 500, जो भी इन्वेस्टमेंट आप इसके जरिए से करेंगे, तो ओवरऑल आपको भी एक अच्छा रिटर्न वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपली बहुत सारे ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इसको म्यूचुअल फंड का ही एक जुड़वा भाई आप कह सकते हैं, जो स्टॉक जैसा ही ट्रेड करता है। म्यूचुअल फंड में आपको नैव के जरिए से करना पड़ता है। ठीक है, वहां पे एक फिक्स प्राइस रहता है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल एक यूनिट भी आप यहाँ पे जैसे एक स्टॉक खरीदते हैं, वैसे निफ्टी भी इसका एक आप यूनिट खरीदिए, जस्ट लाइक एक स्टॉक खरीद रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे निफ्टी भी इसका जो एक स्टॉक खरीद रहे हैं, इसका मतलब हम पूरा निफ्टी का 50 कंपनी को हम यहाँ पे खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है सिंपली एक ईटीएफ। ये निफ्टी 50 का मैं एग्जांपल आपको दिया। इसके इसी तरह से आपका निफ्टी का बहुत सारा और भी ईटीएफ्स हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक का ईटीएफ मिलेगा। ठीक है, निफ्टी एफएमसीजी का आपको मिलेगा। तो बहुत तरह का ईटीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप जिस सेक्टर में जाना जाके ईटीएफ को बाई या सेल वहां पे करना चाहते हैं, वो आप वहां पे कर सकते हैं। इसके बारे में और हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो ये सिंपली ईटीएफ का जो है, ईटीएफ का बेसिक हमको ये लग रहा है कि बेसिक आप लोगों का अगर कहीं पे कोई डाउट भी रहा होगा पहले कि ईटीएफ क्या है, कैसे वर्क करता है, वो आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ईटीएफ। अब ये भी जान के रखना चाहिए कि ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं। ईटीएफ से सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ये निफ्टी 50 या निफ्टी 20 का ही ईटीएफ है। इफ ईटीएफ जो है ऑलमोस्ट, जो हम लोगों के आसपास में जो अवेलेबल है, इसमें टोटल 8 टाइप के ईटीएफ अवेलेबल हम लोगों के पास है। जिसमें से फर्स्ट है आपका इक्विटी ईटीएफ। सेकंड में आप देख सकते हैं, सेकंड में यहाँ पे आपका बॉन्ड ईटीएफ होते हैं। ठीक है, इक्विटी ईटीएफ, फिर बॉन्ड ईटीएफ। थर्ड में आपका कमोडिटी ईटीएफ आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे सेक्टर एंड इंडस्ट्री ईटीएफ्स मिलेंगे। उसके बाद आपको इंटरनेशनल ईटीएफ्स मिलेंगे। फिर थीमेटिक ईटीएफ्स भी अवेलेबल है। इनवर्स एंड लेवरेज्ड ईटीएफ भी होते हैं, और सस्टेनेबल ईटीएफ्स होते हैं। ठीक है, जिसको ईएसजी ईटीएफ्स भी कहा जाता है। तो ये टोटल 8 तरह के ईटीएफ हम लोगों के पास अवेलेबल है, और इन्हीं 8 तरह के ईटीएफ में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग कर सकते हैं। अब सबका, प्रत्येक इन्वेस्टर जो है, चाहे वो बिगिनर है या इंटरमीडिएट है या प्रो लेवल के जो है, सबका अपना अपना जरूरत होता है, अपना अपना थिंकिंग होता है। ठीक है, कोई चाहते हैं कि हम सिक्योर लेवल में हमको रिटर्न हमको चाहिए, हमको एकदम मार्केट का वॉलेटिलिटी हमको देखना ही नहीं है, हमको सिक्योर एक जैसे रिटर्न का जैसे हमको जगह हमको मिले। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बॉन्ड का जो ईटीएफ होता है, बॉन्ड का ईटीएफ में जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड रेंज में आपको एक रिटर्न आपको वहां पे मिलता है। ठीक है, इक्विटी ईटीएफ क्या होता है, वोलाटाइल होता है। ठीक है, वोलाटाइल मीन्स जैसे निफ्टी गिरेगा, निफ्टी कभी क्या होता है, 500 1000 2000 पॉइंट गिरता है, 500 2000 4000 पॉइंट चढ़ भी जाता है। तो वहां पे दो, आज के डेट में अगर 280 रुपया प्राइस है, 280 रुपया का प्राइस हो सकता है, देखिएगा वो आपको 250 में भी दिख सकता है 2 5 दिन 10 दिन के भीतर, या 280 रुपये का प्राइस आपको दिख सकता है 330 340 350 भी चल गया है, ये भी आपको 10 दिन 15 दिन 1 महीना के भीतर आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जैसे ये इक्विटी ईटीएफ में जैसे क्या है, निफ्टी का 100 पॉइंट का मूव अगर होता है, 100 पॉइंट का मूव में ईटीएफ का 1 रुपया का ऑलमोस्ट, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि निफ्टी का 100 पॉइंट का अप डाउन में उसका जो ईटीएफ है, ईटीएफ में 1 रुपया 1 रुपया 10 पैसा 1 रुपया 20 पैसा का आपका ऊपर नीचे का मोमेंटम होता है।
बॉन्ड में इस तरह का नहीं मिलता, वहां पे ऑलमोस्ट फिक्स्ड एक रिटर्न आपको वहां पे मिलता है। ठीक है। कोई चाहते हैं जो कि कमोडिटी ट्रेडर्स हैं, तो कमोडिटी के बारे में अच्छा उनको नॉलेज है, कमोडिटी में क्या आता है, क्रूड आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, ठीक है, नेचुरल गैस आता है। कॉमेक्स में आप जाइएगा तो वहां पे आपका निकल है, जिंक है, ठीक है। इस तरह का बहुत तरह कमोडिटी भी अवेलेबल रहते हैं। सेक्टर इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ईटीएफ्स बहुत सारे, आप लोग ये चाहते होंगे कि हम गूगल में, अमेजोन में, एप्पल में, ठीक है, फेसबुक, मेटा में, व्हाट्सएप में, अलीबाबा में, ठीक है, ये बड़े बड़े जो कंपनी है, टेस्ला में, ये सारे कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप यहां से इंडिया में रह के आप यूएस का स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी तोड़ क्या है, इंटरनेशनल ईटीएफ हम लोगों का एक्सचेंज में अवेलेबल है। इंटरनेशनल ईटीएफ जो है वो हम लोगों का एक्सचेंज में अवेलेबल है। ईटीएफ जो है वो ईटीएफ के जरिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डायरेक्ट जो यूएस के जो बड़े बड़े जो टेक कंपनीज हैं, वो टेक कंपनीज में आप जाके अपना इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद थीमेटिक होता है, जैसे एनर्जी का थीम हो गया, ठीक है, ऑयल एंड गैस का थीम हो गया, उसके ईटीएफ भी रहते हैं। इनवर्स एंड लेवरेज ईटीएफ क्या होते हैं, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए होते हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में और आगे हम लोग जानेंगे। और सस्टेनेबल ईटीएफ भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो सोशल एंड गवर्नेंस के ऊपर से, जो कंपनीज आपका काम करते हैं एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के ऊपर, उसका भी एक सस्टेनेबल ईटीएफ वहां पे अवेलेबल रहते हैं। तो जिसका जिस तरह का जरूरत होता है उस तरह का ईटीएफ में वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी नॉलेज को और थोड़ा सा ग्रेटर करते हैं। ठीक है। जैसे इक्विटी ईटीएफ, इक्विटी ईटीएफ का यहाँ पे समझने के लिए ये जो चार्ट है, ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है, जिससे आप लोग आसानी से ये जो जितने भी टाइप्स के जो ईटीएफ्स हैं इसको आप आसानी से समझ पाए। ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है, इक्विटी ईटीएफ है। ठीक है। स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपोजर जो है एक ही फंड में आपको ये मिलेगा। ठीक है। जैसे निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 बीज, निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है ये एक अवेलेबल है, जिसको निफ्टी 20 हम लोग कहते हैं। उसके बाद एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ भी अवेलेबल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई का भी निफ्टी 50 ईटीएफ अवेलेबल है, जो कि आप अपना ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है वहां से आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 ही आप परचेस कर सकते हैं। आप एसबीआई का जो निफ्टी 50 है वो भी आप परचेस कर सकते हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, एसबीआई का वो जो ईटीएफ है वो भी निफ्टी 50 के जो 50 जो कंपनीज हैं उस कंपनी में ही वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, बॉन्ड ईटीएफ, जो कि हम लोग जाने बॉन्ड ईटीएफ में क्या है। बॉन्ड ईटीएफ यहाँ पे फिक्स्ड इनकम रहता है, लेस रिस्की, और रेगुलर पैसा आपको यहाँ पे एक इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपका वो इंक्रीज होते जाता है। जो ईटीएफ है, ईटीएफ में इसमें आपका जैसे एग्जांपल अगर आप लीजिएगा, आप अपना ब्रोकर प्लेटफॉर्म में ये अगर सर्च कीजिएगा ये आपका आ भी जाएगा। जैसे मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ईटीएफ है। ठीक है। भारत बॉन्ड ईटीएफ है। मेरा एसेट निफ्टी 8 से 13 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ईटीएफ है। तो ये क्या हो गया, ये बॉन्ड ईटीएफ है। इस ईटीएफ में अगर आप पैसा डाल रहे हैं, इसका जो भी यूनिट प्राइस है, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, एक यूनिट अगर आप वहां पे बाई कर रहे हैं, तो वो पैसा आपका कहां जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स जितने हैं, जो गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी बॉन्ड सब होता है, वो बॉन्ड सब उस पैसे से खरीदा जाता है। ठीक है। मतलब आपका पैसा फुल्ली सिक्योर जगह में वो आपका जा रहा है। कोई वहां पे आपको मतलब मार्केट का जो ऊपर नीचे का जो है, ऊपर नीचे का हेडेक ही आपका वहां पे नहीं रहेगा। लेकिन इक्विटी ईटीएफ से रिटर्न आपको यहाँ पे कम जनरेट होगा। इक्विटी में अगर सीएजीआर आपको मिलेगा 15%, 16%, 18%, तो यहाँ पे सीएजीआर हो सकता है आपको मिलेगा 5%, 7%, 10%। ठीक है। उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ फिक्स्ड इनकम में रिटर्न आपको कम ही मिलेगा। ठीक है। थर्ड में क्या है आपका, कोमोडिटी ईटीएफ। कोमोडिटी ईटीएफ में क्या होता है, गोल्ड क्रूड से पोर्टफोलियो को हेज करो। ठीक है। कोमोडिटी ईटीएफ के जरिए से क्या होता है, जैसे इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि मान लीजिए आप इक्विटी मार्केट में स्टॉक सब खरीदेंगे,
तो कभी कभी इक्विटी मार्केट में क्या होता है, एक होता है बुल मार्केट, एक होता है बियर मार्केट, ठीक है। तो बुल मार्केट में क्या होता है, इक्विटी सब दौड़ते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जितने भी स्टॉक्स हैं वो स्टॉक सब नया हाई वहां पे बनाते हैं, न्यू हाई बनाते हैं। ऐसा देखा गया है 15 दिन, एक महीना, 2 महीना के भीतर एक एक स्टॉक आपका 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हो चुका, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, जब ऊपर जाता है तब तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जब बियर मार्केट आता है तो वही स्टॉक सब 60%, 70% का आपका करेक्शन भी ले लेता है। आप अगर 100 रुपया में खरीदे हैं तो ऐसा भी देखा गया है बियर मार्केट में, आपका वो 100 रुपया का खरीदारी जो आपका था वो आपका आ गया 30 रुपया, 40 रुपया में आ गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जब इक्विटी मार्केट बढ़ता है तब आपका गोल्ड और सिल्वर जो है, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस नीचे आता है, और जब इक्विटी मार्केट आपका नीचे जाएगा तब गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जब भी आप ईटीएफ बाय करें, अगर मान लीजिए आप 5,000 करके महीना में ईटीएफ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ईटीएफ के जरिए से, तो 5,000 में आपको क्या करना है, उसका 70 से 80% आप इक्विटी में, बॉन्ड में जाइए, और 10 से 20% जो है उसका गोल्ड, सिल्वर या इस तरह का जो कमोडिटी फंड्स जो है, कमोडिटी फंड्स में आप उसको इन्वेस्टमेंट की, कमोडिटी जो ईटीएफ्स हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करती है। तो इससे क्या होगा कि बुल मार्केट में तो इक्विटी आपको एक पोटेंशियल अच्छा खासा रिटर्न वहां पे आपको जनरेट करके देगा, जो इक्विटी ईटीएफ्स हैं उसके जरिए से आपको मिल रहा है। लेकिन अगर इन फ्यूचर बियर मार्केट का भी सामना आपको करना पड़े तो उस वक्त क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर और इस तरह के जो कमोडिटी फंड्स जो हैं ये आपका तब ऊपर जाएगा बियर मार्केट में, ये आपको प्रॉफिट ज्यादा वहां पे देगा। तो आपका पोर्टफोलियो क्या रहेगा, पोर्टफोलियो आपका हेज होके रहेगा, ठीक है। तो आप कमोडिटी ईटीएफ जो है, कमोडिटी ईटीएफ में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। कमोडिटी ईटीएफ में आपको गोल्ड बीज मिलेंगे, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज, ठीक है, निप्पॉन इंडिया इंडिया सिल्वर ईटीएफ मिलेंगे, सिल्वर बीज मिलेंगे, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आपको कमोडिटी फंड आपको मिलेगा। तो ये कोई भी जो ईटीएफ है, ये ईटीएफ में जाके आप वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज ईटीएफ। जो सेक्टर रोटेशन होता है, स्टॉक मार्केट क्या है, मार्केट जो है हम लोग का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में भी क्या है, सेक्टर हमेशा रोटेशन करते रहते हैं। आज ऑटो सेक्टर बूम कर रहा है, कल आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो सेक्टर है वो आपका बूम कर रहा है, कभी आईटी सेक्टर बूम करता है, ठीक है, कभी आपका एनर्जी सेक्टर आपका बूम करता है। हर सेक्टर कभी भी ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर में रहता है या हमेशा नीचे रहता है, एक साइकिल है, वो साइकिल में हर कोई चल रहा है, कभी कोई ऊपर है, कभी कोई नीचे में है। तो आपको क्या है, सेक्टर एंड इंडस्ट्री, जो सेक्टर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं कि आप ये पकड़ के चले कि आपको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत आगे दौड़ सकता है, या आईटी सेक्टर बहुत आगे दौड़ सकता है, या फार्मा सेक्टर बहुत आगे दौड़ सकता है, या ऑटो सेक्टर बहुत आगे जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो ईटीएफ है, जैसे बैंक का, आपको बैंक बेस्ड ईटीएफ मिलेंगे। अगर आप आईटी सेक्टर का बूम को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, उस सेक्टर को ज्यादा आप पसंद करते हैं, तो आप आईटी बीज में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि फार्मा सेक्टर ये इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, तो फार्मा बीज को आप वहां पे बाय कर सकते हैं। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो ईटीएफ जो है, आपको लग रहा है कि ऑटो सेक्टर अगर बूम कर रहा है, बूम कर सकता है इन फ्यूचर, तो आप ऑटो ईटीएफ जो है, ऑटो ईटीएफ आप वहां पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर एंड इंडस्ट्री का जो प्ले है, उसका भी प्ले आप ईटीएफ के जरिए से कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी ईटीएफ अवेलेबल है। इसके बाद क्या है, ग्लोबल मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान आपको है, आप अगर ये चाहते हैं, ये शौक है, ये इंटरेस्ट है कि मेरा भी पैसा टेस्ला में लगे, टेस्ला का एलन मस्क भी जैसे उसको भी लगे कि हाँ इंडिया का कोई है जो कि मेरे को पैसा दिया है, तो आप इंटरनेशनल ईटीएफ जो है, इंटरनेशनल ईटीएफ में आप अपना पैसा डाल सकते हो, वो भी इंडिया में बैठ के। हम लोगों का एक मोतीलाल ओसवाल का MON 100 ईटीएफ है, MON 100 इसको हम लोग बोलते हैं। MON 100 ईटीएफ में अगर आप पैसा लगाते हैं, इसका एक यूनिट शायद आपका 250 या 280 या 235 ऐसा कुछ चल रहा है एक यूनिट का प्राइस। तो
ये क्या करता है, मोन 100 का ये जो आप जो इसमें जो पैसा आप देंगे, ये क्या करते हैं, ये यूएस का जो टॉप मोस्ट जो 100 आपका आईटी स्टॉक्स हैं, वहां पे आईटी का जो इंडेक्स है, जैसे हम लोग का बैंक इंडेक्स है, इसको हम लोग निफ्टी बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे आईटी इंडेक्स जो है उसको नैस्डैक बोला जाता है। तो नैस्डैक 100 में वहां का टॉप मोस्ट जो 100 स्टॉक्स कंपनीज हैं, वो कंपनीज वहां पे लिस्टेड है, जिसमें टेस्ला से लेके फेसबुक, अलीबाबा, अमेजॉन, ये सारे हैं, जितने भी टेक कंपनी वहां पे है। तो ये पैसा, ये 235, 240 या 250 रुपया जो है, ये आपका वहां के जो 100 कंपनीज हैं, वो 100 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब क्या, कि यूएस मार्केट के जो वो कंपनी जब आपका ग्रो करेगा, तो आपका भी ये जो पैसा है, ये पैसा आपका भी ग्रो करते जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका मेरा एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF है। वहां का जैसे हम लोग का यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, निफ्टी, ठीक है। वहां पे यूएस का बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, S&P 500, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम चाइना का जो ग्रोथ है, चाइना भी एक ग्रोथ कंट्री है, वहां भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो चाइना का जो आपका इंडेक्स है हैंसेंग जो है, तो आप हैंसेंग 20 जो है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके जरिए से क्या होगा कि चाइना का जो टॉप मोस्ट जो कंपनीज है, चाइना का जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, वो कंपनीज में ये पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, और वहां अगर ग्रोथ होता है तो आपका पैसा भी इसके साथ साथ ग्रोथ करेगा इस ईटीएफ के जरिए से। तो ये हो गया कि आप इंडिया में रह के इंटरनेशनल प्ले भी आप वहां पे कर सकते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आप बन सकते हैं, ये इंटरनेशनल ईटीएफ के जरिए से, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका नेक्स्ट जो ईटीएफ है, थीमेटिक ईटीएफ। थीमेटिक ईटीएफ में कोई एक पार्टिकुलर ट्रेंड को आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, कि ये पार्टिकुलर ये जो सेक्टर है, ये जो ट्रेंड अभी जो चल रहा है, अभी कुछ दिन तक हो सकता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक ये ट्रेंड अभी चलेगा इंडिया में, ठीक है। तो आप जो ये थीम का जो ईटीएफ है, ये थीम का ईटीएफ को आप वहां पे परचेस करके रख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से जैसे आप डिफेंस के ऊपर अगर आपका फोकस है, यहाँ डिफेंस रिसेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो डिफेंस का आप ईटीएफ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपको लगता है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस जितने हैं, सीपीएसई ईटीएफ जो है, तो सीपीएसई ईटीएफ आप वहां पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत सीपीएसई ईटीएफ में ही आपका भारत 22 ईटीएफ है, ठीक है। तो इसमें भी आप जा सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर काफी ज्यादा बूम कर सकता है, तो आपको निफ्टी का जो एनर्जी ईटीएफ है, आप एनर्जी ईटीएफ में आप वहां पे अपना पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो अच्छा खासा मूव दे सकता है, ठीक है, तो आप वहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ है, उसको आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने नाम है, ये आपका जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं, उस ब्रोकर प्लेटफॉर्म में जाके सर्च में जाके उसको कीजिएगा, ये सारे आपका वहां पे आ जाएंगे, कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और एंड में आप लोगों को जो एनएससी में हम लोगों का जितना भी ईटीएफ अवेलेबल है, जितना सारा ईटीएफ वहां पे अवेलेबल है, लगभग 337, 338 के करीब ईटीएफ है टोटल, हर सेक्टर का एशियन एवरी ईटीएफ जो अवेलेबल है, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, उसका भी लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोगों को सुविधा हो जाए, ठीक है, ज्यादा खोजने का जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद नेक्स्ट जो ईटीएफ क्या है, इनवर्स एंड लेवरेज ईटीएफ। ये हम लोगों का डोमेस्टिक में कोई इनवर्स ईटीएफ या लेवरेज ईटीएफ हम लोगों का अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, सिंपली ये शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए, ठीक है, ये शॉर्ट ऑपोजिट पोजीशन। अगर इसमें क्या होता है कि इसमें मार्केट अगर नीचे जाएगा, तो ये ईटीएफ सब आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी जो प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हो सकता है कि बाई साइड में पोजीशन 500 करोड़ का पोजीशन लेके रखें, तो उसको क्या करते हैं, वो हेज कर देते हैं कि अगर बाय द वे मार्केट नीचे आ गया कोई कारण से, तो नीचे जाने से मेरा लॉस जैसे ज्यादा ना हो, तो उसके कारण ये क्या करते हैं, शॉर्ट ईटीएफ जो है, शॉर्ट ईटीएफ वहां पे बाय करके रख देते हैं। तो शॉर्ट ईटीएफ में क्या होता है, ये जब नीचे जाता है, मार्केट जब नीचे जाता है, तब ये ईटीएफ हम लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके देता है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, सस्टेनेबल ईटीएफ, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्लस एथिकल इन्वेस्टिंग। इसमें सिंपली क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के ऊपर से जो कंपनियां काम करती है, मतलब एनजीओ टाइप्स
के जो है, ट्रस्ट टाइप के जो है, जो कि सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, और गवर्नेंस के ऊपर से जो काम सब कर रहे हैं, वो सब कंपनियों में ये पैसा अगर आप डालते हैं तो वहां पे उन सब कंपनियों में ये पैसा जाता है, ठीक है। और उन कंपनियों का जो ग्रोथ है, उन कंपनियों का जो बेनिफिट, जो रिटर्न आता है, उसके ऊपर से यहाँ पे आपका रिटर्न भी यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको एसबीआई निफ्टी 100 का ईएसजी ईटीएफ मिल जाएगा, मिराई एसेट का ईएसजी सेक्टर लीडर्स ईटीएफ आपको, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सर्च करने से ये सारे जो ईटीएफ्स है, ये ईटीएफ्स में जाके आप इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोग यहां तक आए, तो यहां तक ये क्लियर है आप लोगों के पास, ये आशा करते हैं कि क्लियर हो गया कि ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं, और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट भी किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या सेक्टर है वगैरह वगैरह, ये सारा चीज अभी तक क्लियर मेरे हिसाब से है कि क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, और कि ईटीएफ क्या है, कैसे इसमें हम लोग अपना डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं। तब चलिए थोड़ा सा और इसको, इस नॉलेज को और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा ये जानते हैं कि हम लोग तो हर जगह में ये सुने हैं, जो टीवी खोलिए या न्यूज़पेपर में जाइए, हर जगह में ये है कि म्यूचुअल फंड सही है। और म्यूचुअल फंड सही है मतलब क्या, कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा, ऑब्वियसली मिलता भी है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये जानेंगे कि पहले एक बात मैंने आप लोगों को बताया कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड का ही जुड़वा भाई जैसा ही है, लेकिन जुड़वा भाई होने से क्या होगा, जुड़वा भाई में भी बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ डिफरेंस म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स में भी है, जिसको कि जान के रखना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा लेफ्ट साइड में है कि फीचर्स क्या है, फीचर्स में क्या है, ट्रेडिंग, ठीक है। तो ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में आप ट्रेडिंग जस्ट लाइक स्टॉक में जैसे आप ट्रेड करते हैं, कोई भी जैसे स्टॉक आप परचेस किए हैं एसबीआई का या एशियन पेंट्स का, जैसे स्टॉक परचेस करते हैं, उसी तरह से आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कहीं एक्स्ट्रा कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है, ये एज इट इज स्टॉक बाइंग जैसा ही है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको खरीद या बिक्री नैव के ऊपर से करना पड़ता है। नैव मतलब नेट एसेट वैल्यू, जो है नेट एसेट वैल्यू के ऊपर से ही आप खरीद सकते हैं या उसको बेच सकते हैं, और दिन में एक बार ही आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है ईटीएफ में। ईटीएफ में आप 9:15 में दो ईटीएफ आप खरीदिए, 9:25 में जाके फिर दो गो कीजिए, दो गो खरीद लीजिए, 10:30 बज रहा है और आपको इच्छा हो कि दो गो और खरीद लेते हैं, दो गो और खरीद लीजिए, 3 बज रहा है, आपको मन हुआ कि और 5 ईटीएफ खरीद लेते हैं, खरीद लीजिए। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 9:15 से लेके 3:30 तक प्रत्येक सेकेंड एक एक करके आप ईटीएफ यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन वहां पे नहीं रहता। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक बाउंडेशन है, आप दिन में एक बार ही वहां पे बाय या सेल वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। फीस क्या है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी बेनिफिट मिलता है तो वहां पे कुछ हम लोगों को दक्षिणा भी देना पड़ता है, जिसको अच्छा भाषा में फीस कहा जाता है। तो ईटीएफ में आपको लोअर फीस ही आपको देना पड़ता है, ईटीएफ में हायर फीस आपका नहीं रहता है। जो प्लेटफॉर्म या ब्रोकर आप प्लान आप यूज करते हैं, उसी का जो ब्रोकरेज प्लान है और जो गवर्नमेंट नॉर्मल जो टैक्सेस हैं, वही आपको वहां पे पे करना पड़ता है, एक बार बाई के टाइम में, एक बार सेल के टाइम में, ठीक है। उससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका जो मैनेजमेंट फीस जो होते हैं, वो आपका हायर होता है, एक्सपेंस रेशियो है, उसके बाद एग्जिट लोड है, इस तरह का बहुत तरह का चार्जेस वहां पे आपका रहता है, जो कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट वहां पे आपको अपना प्रॉफिट से ही काट के देना पड़ता है। उसके म्यूचुअल फंड के तुलना में आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो फीस के मामले में आपको थोड़ा सा सस्ता ये बैठेगा, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का एक मैटर आता है कि हम मिनिमम कितना से इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड में जैसे क्या होता है कि मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है, जो कि इन जनरल 500 आपका होता है। 500 से नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, एक वहां पे बाउंडेशन है। लेकिन ईटीएफ में इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे निफ्टी फार्मा का ईटीएफ अगर जाइएगा तो उसका एक यूनिट का प्राइस लगभग 22 रुपया 23 रुपया चल रहा है। आपके पास अगर 22-23 रुपया है, तो आप 22-23 रुपया इन्वेस्ट करके एक ईटीएफ आप वहां पे बाय कर सकते हैं। टाटा का जो गोल्ड ईटीएफ है, टाटा गोल्ड ईटीएफ,
ठीक है। वो लगभग आपका 14 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया, 18 रुपया इस तरह का चलता है। तो अगर आप गोल्ड ईटीएफ, जैसे कमोडिटी में हम लोग बातचीत अभी किए पहले वाला स्लाइड में, कि कमोडिटी ईटीएफ में गोल्ड या सिल्वर आप बाय कर सकते हैं, तो वो 18-20 रुपया, 15 रुपया पे करके आप टाटा का जो गोल्ड ईटीएफ है उसको आप परचेस कर सकते हैं। तो कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया से भी आप स्टार्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला चीज, कोई भी काम मतलब शुरू करना ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एक बार शुरू हो गया है, फिर उसको क्या है, हमको सिर्फ उसको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे शुरुआत आप एकदम मिनिमम से, अगर कोई ये बोल रहे हैं कि हमको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा बनाना है, ठीक है, बहुत पैसा जमा करना है, और अगर आप यहाँ पे 10, 20, 100, 200, 500 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करके नहीं रख रहे हैं, तो ये सिर्फ एक सपना ही है, और उसको आपको सपना की तरह ही आपको वो मतलब लेके जाएगा। कोई वहां पे रियलिटी में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन ईटीएफ आपको देता है कि मिनिमम से मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ आप ले सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी का मामला अगर देखिएगा, लिक्विडिटी मतलब क्या, कि सिंपली हम जब चाहे बाय कर सकें, जब चाहे सेल कर सकें। मतलब हम अगर बाय करना चाह रहे हैं, तो सिंपली कोई सेलर तो होना चाहिए, कोई सेलर होगा तब तो जाके हम बाय करेंगे। तो यहां पे क्या है, ईटीएफ में सेलर हमेशा रेडी रहते हैं। और अगर आप सेल करना चाहते हैं, आपके पास मान लीजिए निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है, निफ्टी 50 का ईटीएफ आपके पास है, आप चाह रहे हैं कि सेल करेंगे, कोई भी जो प्राइस चल रहा है उस वक्त, जो मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस में, तो एनी टाइम आपका, आपके पास से खरीदने के लिए भी आदमी वहां पे तैयार बैठा हो। आपका जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, उसी एक्सचेंज में वहां पे आपका रेडी है, ठीक है। तो हाई लिक्विडिटी यहां पे आपका अवेलेबल रहता है, कभी भी आप खरीद सकते हैं, बेचने वाला एनी टाइम रेडी है, और कभी भी आप बेच सकते हैं, खरीदने वाला एनी टाइम वहां पे रेडी है, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। संडे मंडे, सैटरडे संडे या हॉलीडे में आपका ये चीज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये लेस लिक्विड होता है, और ओनली ट्रेड होता है एंड ऑफ द डे का जो नैव है, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर ही आपका ये ट्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद टैक्स एफिशिएंसी, ईटीएफ में क्या होता है, ये आपका मोर टैक्स एफिशिएंट है ड्यू टू इन काइंड क्रिएशन एंड रिडेम्पशन। आप आज खरीदे ईटीएफ, जनरली हम लोग क्या प्लान करते हैं कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक इसको हम रखेंगे, उसके बाद इसको हम बेचेंगे, उसके जो बेनिफिट है वो बेनिफिट हम वहां पे लेंगे। तो इसको जब आप बेचिएगा, तब जाके इसका आपका जो प्रॉफिट या लॉस या टैक्सेशन का जो मैटर है, उस तरह का आपको वहां पे जो पे ऑफ होगा, वो पे ऑफ आपको वहां पे पे करना पड़ता है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में जो होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो है एक्टिवली मैनेज किया जाता है। एक्टिवली जब मैनेज होता है म्यूचुअल फंड, तो वहां पे क्या होता है, बाय सेल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बाइंग भी करना पड़ता है फंड मैनेजर को, बहुत ज्यादा सेलिंग भी करना पड़ता है, अलग अलग स्टॉक्स में वो रीबैलेंसिंग जो है, रीबैलेंसिंग वहां पे करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रॉफिट भी बुक होता है, लॉस भी बुक होता है, और वो अल्टीमेटली आपका जो उस साल का जो आईटी है, आईटी में आपका हिट भी करता है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे आपको टैक्स एफिशिएंट भी आपको ज्यादा मिलेगा। और पोर्टफोलियो मैनेज जो है, यहाँ पे ईटीएफ में क्या होता है, पैसिवली मैनेज होता होता है, ठीक है, पैसिवली मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड में दोनों टाइप से होता है, एक्टिवली मैनेज भी होता है और पैसिवली मैनेज भी होता है। पैसिवली मैनेज मतलब क्या, यहाँ पे एक्टिव होके कि हम कोई एक स्टॉक को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस तरह का हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पूरा बास्केट है। ईटीएफ में क्या होता है, निफ्टी 20, निफ्टी 20 में क्या है, पहले से ही पूरा बना हुआ है, 50 कंपनी है, वो 50 कंपनी में ही मेरा जाएगा पैसा, और दूसरा तीसरा वहां पे एक्स्ट्रा कुछ हमको माथा पच्ची वहां पे करना ही नहीं है। मतलब ये पैसिवली मैनेज आपका हो गया, वहां पे ऑलरेडी बना हुआ है, 50 कंपनी का लिस्ट वहां पे बना हुआ है, वही 50 कंपनी में ये ईटीएफ का पैसा जो आपका कंट्रीब्यूशन वहां पे किया हुआ है, जो परसेंटेज वाइज किया हुआ, उसी तरह से वो पैसा ऑटोमेटिकली वहां पे जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या होते हैं, एक्टिवली मैनेज करते हैं, जिसके कारण उन लोगों का उस पोर्टफोलियो में, अगर आप लोग कोई म्यूचुअल फंड चला रहे होंगे,
तो उस म्यूचुअल फंड का जो कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स में आप जाइएगा। कंपोनेंट्स में जाने से वहां पे आपको 15 से 25 या 28 या 30 स्टॉक्स का लिस्ट आपको वहां पे मिलेगा, और वहां पे परसेंटेज वाइज आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि किस स्टॉक में कितना परसेंटेज वहां पे इन्वेस्टमेंट गया है उस फंड में, ठीक है। तो वो जब आप चेक कीजिएगा, अगर मान लीजिए वो जो रोलिंग जो होता है, अगर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, तो उसमें देखिएगा हो सकता है मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथ में वो आपका रिबैलेंस स्टॉक सब आपका चेंज होते रहता है। जो 25-30 स्टॉक जो है या 20 स्टॉक है, वो 20 स्टॉक या 25 स्टॉक में आपका रिसफल वो होते रहता है कंटिन्यूअस बेसिस में। तो वो क्या हुआ, वो एक्टिवली मैनेज हो गया, ठीक है। और पैसिवली भी कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी है जो कि निफ्टी 50 के ऊपर है या बैंक के ऊपर है, तो वो डायरेक्ट उसमें कोई एक्टिवली कोई मैनेजमेंट करने को वहां पे जरूरत नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट जो फंड बना हुआ है, जो स्टॉक्स बना हुआ है, वही स्टॉक्स में बाय डिफॉल्ट वो जाते रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड आप करते हैं और ईटीएफ आप करते हैं, तो ये बेनिफिट है या ये आपका डिसएडवांटेज है, ये आप लोग अपने हिसाब से, आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, जो स्टाइल है, उसके हिसाब से आप इसको अपने डिसीजन अपना ले सकते हैं कि आपके लिए बेटर कौन है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ईटीएफ में क्या होता है कि ग्रोथ, आपको अगर इक्विटी ईटीएफ है तो ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में क्या आता है, एक सीएजीआर के हिसाब से आपको वहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और भी इस तरह के, मतलब ये बेसिक मैंने आप लोगों को बताया मेन जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी आपको डिफरेंशियल्स आपको मिलेंगे, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये आशा करते हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोगों का माइंड में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग टॉप 5 ईटीएफ्स फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। आप लोग ये भी बोलेंगे कि इतना सारा तो आप लोग आप बताएं, लेकिन कौन सा ऐसा ईटीएफ सब है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर्स का जो फेवरेट जो टॉप 5 है, वो टॉप 5 आप लोगों के सामने ये नाम आप लोगों का यहाँ पे अवेलेबल है। जिसमें से सबसे पहला कौन है, निफ्टी बीज, जो कि ट्रैक करता है निफ्टी 50 का, जो बिगेस्ट जो 50 कंपनीज है उस कंपनीज को ट्रैक करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट जाता है। जूनियर बिज एक है, जो निफ्टी का नेक्स्ट 50, मतलब फर्स्ट जो 50 कंपनी, उसके बाद का जो 50 कंपनी टॉप मोस्ट, वो 50 कंपनी में ये आपका जूनियर बीज के जरिए से आप उस ईटीएफ के जरिए से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल रखते हैं। ऐसे कंपनीज वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीज, ये आपका सेफ हेज हो गया है, ठीक है। अगर आप इक्विटी में आपका एक्सपोजर है तो आप गोल्ड ले लेते हैं, क्योंकि जब मार्केट डाउन होगा तो गोल्ड क्या होगा, गोल्ड आपको रिटर्न वहां पे जनरेट करके देगा। इक्विटी मार्केट डाउन होगा तो गोल्ड मार्केट आपका चढ़ जाएगा, कमोडिटी मार्केट, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक ईटीएफ जो है, जो इंटरनेशनल टेक स्टॉक्स जो है, एप्पल, गूगल, उसका आप वहां पर ट्रैक कर सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक, हम लोगों का जो मेन, अगर इकोनॉमी हम लोग देखें तो इकोनॉमी में एक अच्छा खासा जो ग्रोथ प्लेयर जो है, जो सेक्टर, ग्रोथ सेक्टर जो है, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंक के जरिए से ही पूरा इकोनॉमी आपका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपका वहां पे रन होता है। तो बैंकिंग सेक्टर भी एक फ्यूचर में एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है कि ये इन फ्यूचर ग्रोथ ही देगा हमें। तो जिसमें एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई का जो है, तो इन लोगों का ये बैंक सब जब ग्रोथ करेंगे, ये बैंक सब जब बढ़ेंगे, बड़ा होगा बिजनेस इन लोगों का, और तब ये ईटीएफ भी आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी ईटीएफ्स हैं, और उसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ये टॉप मोस्ट जो 5 है, टॉप मोस्ट 5 ईटीएफ्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आपके पोर्टफोलियो में ये 5 ईटीएफ जरूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अरे 5 इतना ज्यादा कैसे खरीद लें। हर किसी का जो रेट है 100, 200, 300, उसी तरह का ही रेट है। सिर्फ निफ्टी बैंक का जो ईटीएफ है, बैंक बीज जो ईटीएफ है, वो आपको 600 रुपये के आसपास एक यूनिट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, निफ्टी बैंक का जो ईटीएफ है। तो ये है जिसके जरिए से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो में ये सारा ईटीएफ होना चाहिए। उसके बाद और एक टॉपिक कि व्हाई ईटीएफ्स बीट स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो लो कॉस्ट सबसे पहला चीज है, ईटीएफ के जरिए से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे लो कॉस्ट आपको देना पड़ता है, ऑलमोस्ट 0.05
इतना भी नहीं जाता जनरली, 0.02 से 0.0304 तक ही आपका जाता है। जनरली जो ब्रोकर है वो आपका सीएनसी या डिलीवरी चार्ज जो लेते हैं और गवर्नमेंट फीस मिला के उतना ही आपका जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हैं तो 1 से 2% का आपका वहां पे जो चार्जेस है वो चार्जेस आपको वहां पे लग जाता है। कॉस्ट आपका 1 से 2% का आपका बैठ जाता है। तो लो कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सेकंड में क्या है, लोअर वॉलेटिलिटी है, ठीक है। वॉलेटिलिटी बहुत इसमें आपको हाई नहीं मिलेगा, हाई लिक्विडिटी मिलेगा, और इंस्टेंट बाय एंड सेल। आपका कुछ भी इमरजेंसी है, आप अपना जो ईटीएफ है, ईटीएफ को तुरंत आप सेल कीजिए, आप अपना अकाउंट में फंड लेके उसको अपना इमरजेंसी को आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे में ये सारा चीज अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ा और चीज क्या है, डाइवर्सिफाइड होते हैं। आप एक ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस ईटीएफ का जो मेन कंपोनेंट्स है वो आपका 50 से लेके 500 जो कंपनीज हैं, वो कंपनीज में आप जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट अपना डाल रहे हैं। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, ओवरऑल जो कंट्री का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ में आप वहां पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। बजाय इसके कि कोई भी मान लीजिए सिंगल म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो वो कोई एक सेक्टर वाइज को ही ज्यादातर फॉलो करते हैं, या सिंगल स्टॉक्स में जाते हैं तो वो भी कोई एक सेक्टर से ही बिलोंग्स रखता है, सिंगल स्टॉक में अगर आप जाते हैं तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको ईटीएफ में मिलता है कि आप डाइवर्सिफाई करके अपना पैसा को वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये एक आपका एट ए ग्लांस अगर आप देखिएगा ईटीएफ मार्केट आज के डेट में कैसा है, तो ईटीएफ मार्केट का टोटल एयूएम, एयूएम मींस होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ का है। मतलब जो जनरल पब्लिक और जो बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटा छोटा पैसा लगाया है, 100 200 500 हजार करके जो पैसा लगाए हैं, तो ये मार्केट आज के डेट में इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 10 लाख करोड़ के पास आसपास। जो कि ये डेटा आपका अक्टूबर 2025 का है। आज हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 26 में, ठीक है। तो ये डेटा और ज्यादा बढ़ चुका होगा, ठीक है। 3 साल में ये ऑलमोस्ट 2022 से, ये 2022 में ये 5 लाख करोड़ के आसपास था। 3 साल में इसमें इन्वेस्टमेंट, ये जो इसका जो एयूएम है, ये लगभग लगभग डबल हो चुका है 3 साल में। तो धीरे धीरे क्या है, जो इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं ये लोग भी अब समझ पा रहे हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके रखना अच्छा होता है। इन फ्यूचर में रिटर्न के मामले में ये हमको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। और ओवरऑल जो ग्रोथ है कंट्री का, ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इसका ड्रामेटिकली आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 2024-25 में लगभग 3,83,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ है, जो कि एक ह्यूज होता है अपने आप में, ठीक है। इन्वेस्टर्स का जो फॉलियो है, इन्वेस्टर फॉलियो लगभग 3 करोड़ का नया इन्वेस्ट 3 करोड़ नए इन्वेस्टर 2025 नवंबर तक और यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। और एसेट क्लासेस जो है, इक्विटी ईटीएफ्स डोमिनेट विथ गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स मेकिंग अप 15% ऑफ टोटल एयूएम, ठीक है। और ईटीएफ का जो है इक्विटी ईटीएफ और गोल्ड सिल्वर का जो कमोडिटी ईटीएफ है, ठीक है। तो ये सारा मिला के ऑलमोस्ट आपका 15% का एयूएम इसके जरिए से इस ईटीएफ मार्केट जो है, ईटीएफ मार्केट में आज के डेट में अवेलेबल है, जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इन फ्यूचर ये मार्केट भी ग्रो कर रहा है। ईटीएफ मार्केट जो है, ईटीएफ मार्केट में बहुत नए इन्वेस्टर भी इन कर रहे हैं। आपको भी पीछे नहीं रहना है। और इंडिया का जो ये ग्रोथ है, इस ग्रोथ में आपको ईटीएफ के जरिए से इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं किए हैं और अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न ही इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग कंपैरिजन हम लोग करते हैं। जो ईटीएफ का जो ग्रोथ स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी को अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखें, अगर आप एक कैलकुलेशन यहाँ पे कि निप्पॉन इंडिया का जो ये निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है, निफ्टी 20 का ईटीएफ हम लोगों का 28 दिसंबर 2001 को लॉन्च हुआ था, 28 ऑफ दिसंबर 2001, और 8 जनवरी 2002 से इसमें ट्रेडिंग शुरू हुआ था, ठीक है। तो अगर उस टाइम में जिस दिन ट्रेडिंग शुरू हुआ
8 जनवरी 2002 में, यहां पे आप देख सकते हैं, उस दिन अगर कोई इस निफ्टी बिज ईटीएफ में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, 1 लाख रुपया उस वक्त अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज के डेट में उस 1 लाख का वैल्यूएशन क्या होता? 30 लैक्स, 30 लाख उसका वैल्यू हो गया होता। मतलब 30 गुना। आपका जो 1 लाख है, 1 लाख आपका 30 लाख हो गया, मीन्स आपका पैसा 30 गुना कर दिया। कितना साल में? 23 to 24 ईयर्स में। 23 से 24 साल में आपका पैसा 30 गुना कर दिया। आप खुद इसको एक ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में इन्वेस्टमेंट का इस तरह का, कि इस तरह का रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। और सबसे बड़ा बात क्या है? आपका कोई इसमें एफर्ट नहीं है, जीरो एफर्ट। जस्ट बाय, होल्ड एंड रिलैक्स। आप जमीन भी अगर बोलिए कि हाँ जमीन ये रिटर्न दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन जमीन खरीदने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि जमीन खरीद के आप उसको फेंक के छोड़ दिए। आपको वहां पे बहुत सारा चीज को अपना दिमाग में रखना भी पड़ता है और बहुत सारा चीज को मेंटेन भी करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारा चीज को वहां पे आपको मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर जमीन का देखभाल अगर आप नहीं करें, वहां पे बाउंड्री देके नहीं रखे, घर बना के नहीं रखे, तो दखल हो जाने का भी चांस रहता है। अगर मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर भी आपको ये रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर वो भी अगर फिजिकल वे में अगर आपके पास है, तो वो भी एक हेडेक है कि घर में अगर उतना हम रखते हैं तो वो मेरा चोरी होने का भी चांसेस है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा टेंशन वहां पे रहता है। तब हम लोग क्या करते हैं, उसको लॉकर में जाके रख दिए। अब लॉकर में जाके फिजिकल अगर गोल्ड वहां पे अगर आप रख के वहां पे रख दिए, उसका एक एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। राइट। तो सिंपली क्या है कि दूसरा और भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहां पे टेंशन लेना है। यहां पे क्या है, यहां पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। जो टेंशन हो रहा है वो मार्केट का जो है, मार्केट में वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। लॉन्ग टर्म में ये आपको मल्टीपल करके ही देगा पैसा। तो ये ईटीएफ का एक ग्रोथ स्टोरी सिंपली है। तो इसको आप लोग अपने तरीके से इसको आप लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि 20-22 साल में अगर ये मान लीजिए 10-8 रुपये का प्राइस था, 8 रुपया से अगर 302 रुपया हाई बना सकता है, तो अगले 20 साल में 302 से कहां तक जा सकता है ना? अगले 20 साल में 302 से कहां तक जा सकता है, ये आप खुद से एक अंदाजा लगाइए। क्योंकि आप ये जरूर सुने होंगे कि कोई भी एक बिजनेस जो होता है, जैसे अगर एग्जांपल लें कि रिलायंस को 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पहुंचने में 10 साल लगा। रिलायंस को 10,000 करोड़ का उसका जो नेट जो वैल्यू था, उस वैल्यू को 1 लाख करोड़ मतलब 10 गुना करने में उसको 10 साल लगा। लेकिन 1 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ पहुंचने में उसको सिर्फ 3 से 4 साल लगा। क्लियर? तो स्टार्टिंग में आपको टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद जब एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है, उसके बाद जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। वो तब आपका ट्रेडिशनल ग्रोथ वहां पे नहीं रहता है, वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। वो मल्टीफोल्ड में वो ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। तो हो सकता है 300 से 3,000 भी आप इसको देख लें, 10 साल, 15 साल या 20 साल में हो भी सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं तो हो ही जाएगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको रिटर्न अच्छा जनरेट करके दे सकता है, इसका गारंटी आप खुद भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा आपको यहां पे बता रहा है। तो बिल्कुल इन्वेस्ट ईटीएफ के जरिए से करना चाहिए, लॉन्गर टर्म सोच रख के। अब यहाँ पे एक एक मंथली एसआईपी का मैजिक मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है ये भी मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा और टाइम है इसमें, और इसको जानना भी जरूरी है आप लोगों के लिए कि ये मंथली एसआईपी के जरिए से जो कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है, ठीक है, कंपाउंडिंग, इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। सातवां अजूबा तो हम लोग जानते हैं, आठवां अजूबा क्या है? कंपाउंडिंग। ठीक है, तो यहां पे ये 3 पार्ट में आपको ये कैलकुलेशन यहां पे मैंने आप लोगों के लिए रखा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक
ये थिंक है 5,000 का एसआईपी अमाउंट। ये फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 5,000 का एसआईपी अमाउंट आप मंथली इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किए हैं, ठीक है। कितना साल तक? 10 साल तक, ठीक है। और 10 साल में ही आप इस पैसा को विदड्रॉल भी कर ले रहे हैं। और आपका सीएजीआर यहां पे पकड़े कितना है? 15% का, कि 15 साल सालाना आपको ग्रोथ मिल रहा है। 5,000 रुपया प्रत्येक महीना आप डाल रहे हैं, 10 साल तक आप पैसा देंगे, और 10 साल में आप अपना पैसा निकाल लेंगे। तो 10 साल में आपका टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपए। और जो आपको सीएजीआर मिला 15% का, वो सीएजीआर के जरिए से आपको यहां पे रिटर्न टोटल आपका हो रहा है कितना? 13,93,000। ये एज्यूम्ड है, ये कोई परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। 15% की जगह हो सकता है ये एक्चुअल में जब जाइएगा, प्रैक्टिकल जाइएगा, 15 की जगह में हो सकता है 25 भी चल जाए, या 15 की जगह हो सकता है कि 10-12 भी हो जाए। तो ये आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। लेकिन 15 ही रहा, और 10 साल तक आप इसको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट आपका ये पैसा डबल हो जा रहा है, ठीक है। 6 लाख का 13,93,000, मतलब 14 लाख रुपए आपको ये रिटर्न जनरेट करके देगा। इसी के जगह में एक दूसरा सिनेरियो हम लोग ले रहे हैं कि 5,000 का ही आप अमाउंट रख रहे हैं, अमाउंट में कोई चेंजिंग, कोई छेड़छाड़ नहीं है। आप यहां पे क्या कर रहे हो? आप यहां पे 10 साल तक ही पैसा दे रहे हो। 10 साल पैसा दीजिए, और उसको 10 साल और छोड़ दीजिए। मतलब जब आप मैच्योरिटी इसका लीजिएगा, वो 20 साल में जाके लीजिएगा। 10 साल तक पैसा दिए, और 10 साल उसको छोड़ दिए, और 20वां साल जब हो रहा है, तब आप अपना जो पैसा है उस पैसा को आप विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं। और 15% का ही आपको सीएजीआर मिल रहा है। सालाना जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, सीएजीआर जो है वो आपको 15% का ही यहां पे मिल रहा है। तो आपका जो पैसा है, 6 लाख कैपिटल आपका यहां पे इन्वेस्ट है, आपका ये कितना हो गया? 62 लाख के करीब, ऑलमोस्ट 10 गुना। यहां पे 10 साल में पैसा रख के 10 साल में ही निकाल लिए तो डबल हो रहा है, और यहां पे 10 साल और छोड़ दिए तो ये आपका 10 गुना कर दिए। तो वहां से 2 गुना हो रहा था, ये 10 साल में आपका पैसा कितना हो गया? 10 गुना हो गया। क्लियर? ठीक है। और थर्ड एक सिनेरियो क्या है कि 5,000 का ही एसआईपी आप रख रहे हैं, आप 10 साल पैसा दिए, और 10 साल के लिए उसको छोड़ दिए, मतलब 20 साल में जाके आप मैच्योरिटी ले रहे हैं। और यहां पे एक हम चेंजिंग क्या किए हैं कि अगर आपको जो सीएजीआर जो है, सीएजीआर अगर आपको 21% का अगर मिल जाए, अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो अगर आपको 21% अगर मिल जाए, मतलब 15% तो यहां पे मिल रहा था, 6% एक्स्ट्रा अगर आपको मिल जाता है, तो आपका 6 लाख का जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ 10 साल में, ये 20 साल में जाके आपका खड़ा हो जाएगा कितना? 1,64,64,00,000 इमेजिन कीजिए, 1,64,64,00,000 है। मतलब ऑलमोस्ट 25 गुना, ऑलमोस्ट आपका 25 गुना के करीब आपका पैसा यहां पे हो जा रहा है। 25 टाइम्स आपका पैसा हो जा रहा है। कितना साल में? 20 साल में। तो मार्केट में ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कि आप लॉन्गर टाइम में 21% का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सीरियस भी होना पड़ेगा, थोड़ा आपको एजुकेशन भी लेना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी भी करना पड़ेगा, और मार्केट को थोड़ा सा आपको, क्या कहते हैं उसको, मतलब इंगेज रहना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब पूरा दिन 24 आवर्स बहुत सारा काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को भी टाइम दीजिए। यही मार्केट आपको 21% के, आपको 25-30% का भी सीएजीआर आपको दे सकता है। उसका भी स्ट्रेटेजी है, उसका भी प्लान है। बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो ये जनरेट कर रहे हैं, किए हैं। तो अगर आपको अपना पैसा से प्यार है, अगर उसको आप बड़ा लेवल पे उसको मल्टीपल करना चाहते हैं, मल्टीफोल्ड मल्टी बैगर रिटर्न आप लेना चाहते हैं, बड़ा कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना है। आपको इस इक्विटी और आपका जो ईटीएफ जो है, या म्यूचुअल फंड जो है, इस मार्केट को एक बार अच्छे से और जानकारी लेना है, रिफ्रेश करना है, और उस हिसाब से अपना जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है। नेक्स्ट मैं और भी, मेरा आने वाले समय में और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे।
उसमें ये भी डिस्कस हम लोग करेंगे कि 21% रिटर्न जनरेट करने का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऑप्शन क्या क्या है, हम लोग जीतेंगे या हारेंगे वो बात की बात है, लेकिन तैयारी ही किए नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तैयारी तो करना पड़ेगा। होगा तो दो ही चीज, या तो जीतेंगे नहीं तो हारेंगे, या तो 21% जनरेट कर पाएंगे और नहीं तो 15-14%, वो तो है ही। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देके, अगर मेरा पैसा 10 साल में कैपिटल मेरा जाएगा 6 लाख इन्वेस्टमेंट में, और अगला 10 साल में अगर उसको हम 1.5 करोड़ लेके जा सकते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करने में क्या दिक्कत है। अपना ही पैसा है और रिटर्न भी अपने ही पास आएगा। ठीक है, तो इसको सोचिएगा जरा। और मेरे तरफ से और भी बहुत सारा नया नया चीज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लाते रहूंगा। इसको देखिएगा तो और भी आपको डिटेल्स नॉलेज मिलेगा इस बारे में। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था कंपाउंडिंग का। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस में कितना बड़ा डिफरेंस तैयार किया जा सकता है। ठीक है, ये एक प्रो ट्रेडर्स के लिए, जो प्रोफेशनल्स हैं थोड़े, वो लोग किस तरह से करते हैं, बुल मार्केट बियर मार्केट को किस तरह से प्ले करते हैं ईटीएफ्स के जरिए, इसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, जो मार्केट साइकिल जो है, क्योंकि मार्केट एक साइकिल के ऊपर से ही चलता है, और उस मार्केट साइकिल के ऊपर ही ये लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। आप भी इसको कर सकते हैं ईटीएफ्स के जरिए। जब बुल मार्केट होता है तो आईटी ईटीएफ जो है, आईटी सेक्टर वहां पे बूम करते हैं। तो जब बुल मार्केट का आपको सिग्नल मिलना शुरू हो, तो आप आईटी ईटीएफ में चल जाइए, जिसमें कि इंफोसिस टीसीएस का जो ग्रोथ होगा, तो उस ग्रोथ को आप वहां पे कैप्चर कर सकते हैं। बियर मार्केट जब होता है तो वहां पे क्या होता है, फार्मा ईटीएफ जो है, फार्मा ईटीएफ में चल जाइए। कंजप्शन जो ईटीएफ है, हेल्थ केयर का जो ईटीएफ है, यूटिलिटीज का जो ईटीएफ है, उस ईटीएफ्स में आप वहां पे खुद को शिफ्ट कीजिए। उस वक्त वहां पे क्या होता है, बियर मार्केट में ये सब ईटीएफ्स जो है, ये सब ईटीएफ्स भी आपका ग्रोथ करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन रहता है, तो उस वक्त आप बैंकिंग ईटीएफ में आप मूव कीजिए और गोल्ड ईटीएफ का कॉम्बिनेशन वहां पे बनाइए। बैंकिंग और गोल्ड उस वक्त आपको बैलेंस भी देगा और वहां पे रिटर्न भी आपको वहां पे जनरेट करके देगा, इन्फ्लेशन अगर मार्केट में दिखा जाए उस वक्त। ठीक है, और टेक बूम जब होता है, जब टेक मार्केट जो है, टेक्नोलॉजी मार्केट जब आपका बूम करता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, नैस्डैक का जो ईटीएफ है उसमें अपना एलोकेशन थोड़ा सा और बढ़ा के, वो टाइमिंग का, ये जब बूम होता तो हो सकता है 3 महीना 6 महीना 1 साल तक अच्छा खासा ग्रोथ वहां पे मिलता है। अगर आप एक यूनिट 100 रुपये में खरीदें, तो हो सकता है 6 महीना या साल भर के भीतर 100 रुपये का जो यूनिट प्राइस, वो आपका 150, 170, 200 रुपया भी पहुंच सकता है। तो वो शॉर्ट टर्म प्ले आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन ये कब कर सकते हैं, ये ज्यादातर करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वही लोग करते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मार्केट में रह के थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस आ जाए तब आप करें। क्योंकि ये जो सेक्टर रोटेशन है, आप इसको आप देख सकते हैं, जब बुल मार्केट जो होता है, एक बॉटम पहले क्रिएशन होता है, बियर मार्केट का बॉटम वहां पे क्रिएट होकर फिर वहां से बुल मार्केट शुरू होता है। तो बुल मार्केट जब शुरू होता है तब वहां पे फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, फिर रॉ मटेरियल्स, फिर कॉन्ज्यूमर डिस्क्रिशनरीज जितने भी रहते हैं वो, उसके बाद इंडस्ट्रियल्स प्रोडक्ट्स, फिर रियल एस्टेट, और उसके बाद एनर्जी। ये सारे सेक्टर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका बूम करना शुरू करते हैं। ठीक है, और जब ये पिक बना लेता है, जब टॉप बन जाता है, ठीक है, जो टॉप यहां पे बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट गिरना शुरू करता है। तब जो बड़ा पैसा जो है, बड़ा पैसा शिफ्ट होता है कहां पे, कॉन्ज्यूमर स्टेपल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन सर्विस के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, यूटिलिटीज जो है इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, और कमोडिटी जो है, कमोडिटी के ऊपर जनरली शिफ्ट करते हैं बियर मार्केट में। ठीक है, और ये जो साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यूस बेसिस में स्टॉक मार्केट में चलता रहता है। 2008 में भी इन्फ्लेशन था। 2008 के बाद, इन्फ्लेशन के बाद मार्केट फिर से ऊपर उठा। फिर ऊपर उठते उठते फिर 2020 आया। 2020 में फिर से एक बार कोरोना आया, पैनिक आया, मार्केट फिर से नीचे गिरा। 2020 के बाद से फिर से मार्केट ऊपर उठना शुरू किया। ऊपर जो उठा फिर 2024 तक वो कंटिन्यू हो गया। 2024 से लेकर 2025 का लास्ट तक, अभी जनवरी तक भी आप कह सकते हैं, 2026 का जो ये फर्स्ट है, सॉरी, अभी तक एक डाउनवर्ड मोमेंट में ही जो मार्केट है, वो मार्केट है अभी तक। क्लियर जो बुल मार्केट, जो बुल मार्केट अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
लेकिन इस बार जब बुल मार्केट शुरू होगा तो उस टाइम में आपको कौन सा साइड में बेट लगाना है, ये आपको जानकारी आशा करते हैं आपको मिल गया होगा कि आपको किस किस, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में नहीं जा सकते हैं, स्टॉक के बारे में आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसका वॉलेटिलिटी से आप मान लीजिए डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं करना चाहते, तो उस सेक्टर का ईटीएफ में आप चल जाइए। उस सेक्टर का ईटीएफ के जरिए से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देने का क्षमता रखता है। क्लियर है, आशा करते हैं। ठीक है। और ईटीएफ के जरिए से हेजिंग भी होता है, लेकिन ये जो कैपिटल प्रोटेक्शन जो करते हैं, ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वही लोग करते हैं जनरली। ठीक है, कि मान लीजिए आप ईटीएफ में बहुत ज्यादा आप एक एक्सपोजर लेके बैठे हैं, ये बड़े जो प्लेयर्स हैं उन लोगों के लिए, कि ईटीएफ हम खरीदे हैं, 1 करोड़ का ईटीएफ खरीद लिए हैं, निफ्टी 20 का ईटीएफ हम खरीदे हैं 1 करोड़ का। अब क्या है कि अगर 1 रुपये का भी नीचे आएगा तो हमको एक बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस वहां पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 रुपया अगर नीचे आ गया, 1 रुपया ऊपर गया तो वहां पे तो हमको प्रॉफिट मिलेगा ही। ठीक है, और बड़ा प्रॉफिट वहां पे मिलेगा। लेकिन अगर नीचे ही जाता रहे, उस वक्त क्या किया जा सकता है, वहां पे निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म पुट होता है, पीई उसको बोलते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन वहां पे एक बाय करके रख लेते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर। उससे क्या होता है कि निफ्टी अगर नीचे जा रहा है, ईटीएफ तो हमको वहां पे लॉस देगा, लेकिन ये पुट ऑप्शन जो है, ये पुट ऑप्शन हमको वहां पे प्रॉफिट दे देगा। तो सिंपली क्या है कि इनिशियल पोजीशन यहां पे आप देख सकते हैं, ये एक इंफोग्राफिक है, ये ईटीएफ का पोजीशन मान के चलिए कि ये पोजीशन में मेरा लॉस चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो पुट ऑप्शन जो लिए हैं उससे मेरा इतना मेरा प्रॉफिट आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, मेरा जो पोजीशन जो है वो मेरा न्यूट्रल एक्सपोजर हो गया, और रिस्क को मैंने वहां पे रिड्यूस कर दिया। तो ये अगर आप एसआईपी बेसिस में करते हैं, जैसे कि प्रत्येक महीना 500, 1000, 2000, 5000 करके अगर करते हैं, तो आपको ये ऑप्शन में आने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, बड़ा जो एक्सपोजर लेते हैं, उन लोगों के लिए ये हेज करने के लिए वो करते हैं। लेकिन ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया, ताकि आप लोगों के पास ये नॉलेज रहे कि ऐसा भी होता है मार्केट में, ऐसा भी किया जा सकता है। कल दिन मान लीजिए आपका धीरे धीरे 5, 10, 20 हजार करके इस तरह से बढ़ाता बढ़ाता आपका मान लीजिए 50 लाख का एक्सपोजर हो गया ईटीएफ में, उस वक्त क्या कीजिएगा। तो उस वक्त निफ्टी 20 का अगर 50 लाख का आपको वहां पे एक्सपोजर है, तो लॉन्ग टर्म निफ्टी में जो पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जो होता है, वो आपको 1 साल दूर का, 2 साल दूर का, 5 साल दूर का भी मिलता है। इसके बारे में डिटेल्स की बाद में कभी दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या होता है, लॉन्ग टर्म पुट क्या होता है, लिप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो उसके जरिए से आप उसको हेज करके रख सकते हैं कि अगर नीचे भी चल गया तो वो पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट दे दिए, और लॉन्गर टर्म में ईटीएफ तो आपको प्रॉफिट देगा ही। ठीक है, ये शॉर्टर प्रोटेक्शन के लिए आपको ये आप यूज कर सकते हैं। ईटीएफ का 5 मिस्टेक्स जो आपका रिटर्न को किल कर सकते हैं, इसको भी अपना माइंड में रखना है। पास्ट रिटर्न को कभी भी चेज नहीं करना है। अगर एक बड़ा रैली हो गया है, 50%, 60% का रैली हो चुका है, उस वक्त एंट्री करना आपके लिए सही नहीं है। वेट कीजिए, थोड़ा मार्केट को करेक्शन होने दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा करेक्शन हो जाए उसके बाद एंट्री कीजिए। जैसे रिसेंट आप देखे होंगे, जैसे गोल्ड और सिल्वर में एक मतलब पैराबोलिक मूव उसको कहते हैं, मतलब अनबिलीवेबल मूव वहां पे देखने को मिला। मतलब ऊपर जा रहा है तो जा ही रहा है। ठीक है, आपका जो सिल्वर है 1.5 लाख से आपका 4,20,000 चल गया, गोल्ड आपका चल गया 85,000 से चल गया 1,80,000। कुछ मतलब महीनों की बात है, सप्ताह का बात है। तो जब इस तरह का मूव हो जाए, तब आपको डरना है उस वक्त कि अभी हमको एंट्री नहीं करना है, इस तरह का मूव हो चुका है। और अगर आप उसको चेस करने जाते हैं, तो आज हम लोग 31 जनवरी को ये वीडियो बना रहे हैं 2026 को, कल आपका 30 जनवरी था। गोल्ड आपका लगभग लगभग 20% गिरा है, और सिल्वर आपका ऑलमोस्ट 27% गिर चुका है। 4,20,000 से सिल्वर जो गिरा है वो आपका आके खड़ा हुआ है 2,90,000 में। गोल्ड आपका 1,80,000 से गिर के आके खड़ा हुआ है 1.5 लाख में। 30,000 पॉइंट एक दिन में आपका साफ कर दिया। ठीक है, तो जब इस तरह का एक्सटेंडेड मूव हो जाए, तब आपको वेट करना है, थोड़ा सा करेक्शन होने देना है, उसके बाद ही एंट्री अपना बनाना है, अगर आप न्यू एंट्री कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन आपका बना हुआ है
तो कभी भी ये 10, 15, 20, 50% में आपको डरना नहीं है। उस वक्त क्या करना है, उस वक्त आपको यहां पे ऐड करना है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि गोल्ड और सिल्वर आपको 10, 15, 20, 30% जो सेल है, सेल में आपको मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। तो डिस्काउंट को हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोगों का होता है भी क्या है, कोई भी दुकान उकान में जाते हैं तो हम लोग खुद से मांगते हैं भैया कोई डिस्काउंट नहीं है। तो डिस्काउंट तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट होता है तो हम लोग डरना शुरू करते हैं, है ना। जब गोल्ड सिल्वर, गोल्ड भी सबका लगभग लगभग 90 रुपया, 95 रुपया, 80 रुपया जब चल रहा था, बहुतों को बताया गया कि आप लोग खरीद लीजिए, खरीद के रखिए। अच्छा नहीं लग रहा था। आज वही गोल्ड 130 रुपया, 140 रुपया में गोल्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी ये जो गोल्ड फिर से जो गिर गया है, अभी फिर बुरा लग रहा है, क्योंकि खरीद लिए हैं 140 रुपया में, अभी आ गया 110 रुपया में, तो अभी बुरा ही लगेगा। लेकिन ये वक्त क्या है, ये वक्त में और ऐड करने का है। लॉन्गर टर्म का अगर आप सोच रहे हैं तो ये मौका हमेशा नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको माइंड में रखना है, पैनिक सेलिंग कभी नहीं करना है, ठीक है। ओवरलैपिंग होल्डिंग, एक ही तरह का सेक्टर का 4, 5 ETF ऐड कर लेना, नहीं करना है, कभी नहीं करना है, ठीक है। एक ही सेक्टर में एक ही ETF को आपको रखना है। एक्सपेंस रेशियो, ये इग्नोर करना ही पड़ता है, क्योंकि ETF में ही सबसे कम आपको ये एक्सपेंस रेशियो जो है 0.5% इंटू 20 ईयर्स तक अगर आप करते हैं तो 10% आपका वेल्थ लॉस होता है। अदर अपॉर्चुनिटी जो है उसमें आपको इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको न चाहते हुए भी इग्नोर इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रेशियो तो आपको देना ही है, ठीक है। और ETF होल्डिंग के लिए है, डे ट्रेडिंग या क्विक प्रॉफिट के लिए ETF को कभी भी इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपको वहां पे दर्द ही मिलेगा, ठीक है। कि ETF आज हम खरीद लिए 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का निफ्टी 20 खरीद लिए, 1 लाख में हमको 5,000 रुपये आज ही रिटर्न चाहिए, तो उस तरह का मूव ETF में नहीं होता है, और उसका एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है, ठीक है। तो कभी भी ETF को ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं लेना है, ETF को हमेशा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही आपको लेना है। यहां से क्विक प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट आपको यहां से जनरेट अवश्य कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली है, स्टार्ट योर ETF जर्नी, आज से ही शुरू कीजिए। आशा करते हैं आज जो मैंने आप लोगों को ये ETF के बारे में जितना भी डिटेल्स मैंने बताया, बहुत सारा डाउट, बहुत सारा जो कंफ्यूजन था वो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ETF में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। डिमेट अकाउंट अपना है तो उसी के जरिए कीजिए, अगर नहीं है तो बहुत सारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में डिमेट अकाउंट आपको प्रोवाइड भी करते हैं। डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, ETF के जरिए से अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फर्स्ट वीक में डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए, सेकंड वीक में 500 से 5,000 कोई भी अमाउंट, 100, 200, 500 कुछ भी यहाँ पे दिखाया गया, 500 से 5,000 कोई भी अमाउंट से आप अपना जो ETF का जो SIP है उसको स्टार्ट कीजिए। और जब भी ETF का इन्वेस्टमेंट आप प्लान करें तो मिनिमम 10% का एलोकेशन गोल्ड, मतलब कमोडिटी ETF जो है गोल्ड या सिल्वर, उसमें आप जरूर वहां पे रखें। और मिनिमम 10 ईयर्स का गोल रखिएगा, 10 ईयर का टारगेट रखिएगा कि 10 ईयर प्रत्येक महीना हम इसमें डालते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिएगा ये भी कि यहाँ पे प्रत्येक महीना मतलब ऐसा नहीं, ETF में कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना तारीख को या इस बार को ही आपको पेमेंट देना है। आपको जब इच्छा तब आप कर सकते हैं। मान लीजिए इस महीना आज 2 तारीख, 2 फरवरी से आप स्टार्ट कर रहे हैं 2026 से, अब एक महीना बाद तो 2 मार्च आपका आएगा, तो जरूरी नहीं कि 2 मार्च में जाके ही फिर से आपको ये ETF बाय करना है। अगर उस दरमियान में, जैसे मान लीजिए निफ्टी 20 का ETF आप खरीदे हैं आज, और 4, 5 दिन के बाद फिर गिर गया, 5%, 7% गिर गया या 10% गिर गया, तो ये अपॉर्चुनिटी है। उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आप वहां पे बाय कर ले सकते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उस तरह का नहीं है कि उस डेट तक ही हमको वेट करना है, यहाँ पे कोई वेट नहीं है, नीचे गिरा है तुरंत आप वहां पे बाय करके रख लीजिए, वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। और मार्केट का जो नॉइस है उसको इग्नोर करना, आपको इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अरे मार्केट गिर गया, क्रैश हो गया, या मार्केट पूरा बुम हो गया, इसको
कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल, जब इन्वेस्टमेंट का जो आपका पीरियड रहेगा, जितना गिरेगा मार्केट वहां पे और ऐड करते जाना, उससे डरना नहीं है। वही एक्चुअल टाइम होता है वेल्थ क्रिएशन का। पैसा तैयार करने का समय वही होता है जब चारों तरफ आपको मार्केट में सिर्फ बुरा खबर सुनने को मिले। बुरा खबर सुनने को मिले, मार्केट में रेड कलर देखने को मिले, हर स्टॉक आपका गिरा हुआ है, सेक्टर गिरा हुआ है, निगेटिव खबर वहां पे चल रहा है, तो वो एक्चुअल टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के लिए आपका एंट्री करने का। ठीक है। बियर मार्केट में ही वेल्थ क्रिएट किया जाता है, बुल मार्केट में वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। बियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बुल मार्केट को आपको एंजॉय करना है। ठीक है। और ये नीचे में ये लिंक आपका दिया हुआ है, www.nscindia.com, मार्केट डेटा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETF। इसको डायरेक्ट आप टाइप करके भी अपना जो ब्राउजर है वहां से ETF का लिस्ट वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है। और ये जो लिंक है, ये वीडियो YouTube में जो मेरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं डाल दूंगा। वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हैं और वहां पे एक्सेल फाइल मिल जाएगा आपको। वो एक्सेल फाइल में आपको जितने भी ETF अवेलेबल हैं NSE एक्सचेंज में, लगभग 337, 338 के करीब है, वो सारे ETF आपको वहां पे मिल जाएंगे, विथ आपका प्राइस, ओपन, हाई, लो, क्लोज, पूरा डिटेल्स के साथ वहां पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपना जो फ्रेंड्स, फैमिलीज है उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन रहे, कुछ भी सजेशन रहे तो बिल्कुल कमेंट करके उसको बताइए। और कोई स्पेशल, कोई अगर आपको टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा उसको भी कमेंट्स में बताइए। मैं उसको पूरा करने का भरपूर कोशिश करूंगा अपने तरीके से। और जो हम लोगों का नॉर्मल भाषा में समझ में जैसा आए उसी तरह से मैं बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलिए, सब अच्छे से रहें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टाटा, बाय बाय। धन्यवाद।